हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। हाजिर है लास्ट पार्ट मेटलर्जी का लेकर, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने जो शुरुआत कर दी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मेटलर्जी। कि भैया वो जमीन खोदकर अपन को क्या करना है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, अपन को क्या करना है, मेटल्स को निकालना है, मेटल्स को जमीन खोद के उनको इस्तेमाल करने लायक बनाना है। तो उसकी पहली प्रोसेस थी माइनिंग और आखिरी प्रोसेस थी रिफाइनिंग। ये वीडियो में हम लोग बिल्कुल आखिरी प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर मेटल। यानी कि ये आखिरी प्रोसेस हो गई जिसमें हम रिफाइनिंग को डिस्कस करेंगे। अब ये 5 पार्ट क्यों हुए, जितने लोगों ने पहले पार्ट्स नहीं देखे, मैं बता दूं कि मेटलर्जी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, पहले तो ये कि ये जो टॉपिक है ये बोर्ड लेवल पर नहीं है। अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये मेटलर्जी का पार्ट जो है ये रैशनलाइज सिलेबस में जा चुका है, मतलब ये आपके सिलेबस से कैंसिल आउट हो चुका है। बट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो, या वो होता है ना कुछ बच्चे डिसाइड कर लेते हैं सर मेरे को तो अभी से JEE की तैयारी करनी है, या मुझे तो अभी से डॉक्टर बनना है, तो मुझे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी करनी है, तो उन बच्चों के लिए ये मेटलर्जी वाला जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें 12th क्लास में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 12th क्लास में केमिस्ट्री में भी चैप्टर है मेटलर्जी के नाम से। तो यहां तो चलो एक चैप्टर के अंदर का टॉपिक है, 12th में तो पूरा का पूरा चैप्टर है ये भाई मेटलर्जी। ठीक है, तो ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा वास्ट टॉपिक है, और इसीलिए इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इनको पार्ट्स में ब्रेक किया। और पहले 4 पार्ट्स अगर नहीं देखें तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में आपको चारों पार्ट्स उसके मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें हम लोगों ने मिनरल की बात करी है, ओर की बात करी है, ओर की सफाई की बात करी है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर पार्ट 2 में। फिर ओर के कंसंट्रेशन के बाद हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की बात करी है, जिसमें कोई भी ओर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये पार्ट 3 में बात करी है। और फिर पार्ट 4 में हमने बात करी है कि जो मेटल ऑक्साइड हमको मिलेगा उसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमें एक मेटल मिल गया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में लास्ट पार्ट में हमने रिडक्शन किया था मेटल ऑक्साइड का और हमें एक मेटल मिल गया था। लेकिन अब होगा क्या कि अब जो तुम्हें पार्ट 4 में मेटल मिला था, लास्ट वीडियो में जो तुम्हें मेटल मिला था, पूरे चांसेस है कि अभी भी उसमें कुछ इंप्योरिटी रह गई होगी। हो सकता है कुछ इंप्योरिटी अभी भी उस मेटल में होगी, या फिर इतनी प्रोसेसेस तुमने करी हैं कि हो सकता है उस समय उसमें कुछ इंप्योरिटीज आ गई होंगी, कुछ गंदगी आ गई होगी। तो आखिरी बार तुम्हें इस मेटल को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, आखिरी बार इस मेटल से इंप्योरिटी को निकालना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को आप कहोगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब अभी तक जो मेटल तुम्हारे पास है गंदगी से भरा हुआ, इंप्योरिटी से भरा हुआ, उसको कहते हैं क्रूड मेटल, उसको कहते हैं क्रूड मेटल, कच्चा मेटल। तो तुम्हें उस क्रूड मेटल को क्या करना है, उस क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करना है, रिफाइनिंग करना है उसकी। तो अभी जो मेटल है तुम्हारे पास वो है कच्चा मेटल, दैट इज क्रूड मेटल, और इस क्रूड मेटल को तुम्हें क्या करना है, रिफाइन करना है, दिस इज रिफाइनिंग। तो तुम्हें इस क्रूड मेटल को, कच्चे मेटल को आखिरी बार प्यूरिफाई करना है। रिफाइनिंग मीन्स टू प्यूरिफाई द क्रूड मेटल, इट इज टू प्यूरिफाई द मेटल, टू प्यूरिफाई, रिफाइन करना है क्रूड मेटल को, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा प्योर मेटल में, दैट्स इट। तो इस प्रोसेस को आप रिफाइनिंग कहोगे, प्योर मेटल को। तो अभी आपके पास है कच्चा मेटल, क्रूड मेटल, जिसको आप रिफाइन करके प्योर मेटल में कन्वर्ट करोगे। अब देखो रिफाइनिंग की बहुत सारी प्रोसेसेस आपके पास है। अगर मैं बात करूं 12th क्लास के लिहाज से, तो रिफाइनिंग एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, एक होती है वेपर फेज रिफाइनिंग, एक होती है जोन रिफाइनिंग, एक होती है मॉन्स प्रोसेस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस और टेक्निक्स होती है जिससे आप क्रूड मेटल को क्या कर सकते हो, प्यूरिफाई करके प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो, रिफाइन करके प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपके 10th क्लास के सिलेबस में आपको सिर्फ एक ही तरीके की रिफाइनिंग है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो हम सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को डिस्कस करेंगे भैया, क्योंकि बाकी रिफाइनिंग जो है वो आपको कहां मिलेगी, 12th क्लास के सिलेबस में। जो मैंने नाम लिए ना बाकी, वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, मॉन्स प्रोसेस, ये सारी टेक्निक्स और ये सारी प्रोसेसेस आपको 12th में मिलेंगी। 10th में सिर्फ एक ही टेक्निक है रिफाइनिंग की, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पर बात करेंगे। क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, उसकी चर्चा करेंगे। पहले यहां पर पढ़ते हुए चलते, द मेटल ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस स्टिल कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंप्योरिटीज। हमें पता है
कि जो पार्ट 4 में हम लोगों को मेटल मिला था वो कैसे मिला था, रिडक्शन करके, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू मिला था, दिस इज रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू मिला था, बट स्टिल इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंप्योरिटीज, उसके अंदर अभी भी कुछ गंदगी मौजूद है, कुछ गंदगी है, thus the metal obtained is not pure, इसलिए जो मेटल वहां पर ऑब्टेन्ड होगा वो पूरी तरीके से शुद्ध मेटल नहीं होगा, यानी कि वो पूरी तरीके से प्योर मेटल नहीं होगा, इट इज कॉल्ड अ क्रूड मेटल। तो वो जो इंप्योर मेटल आपको मिल रहा है ना, उसको आप कच्चा मेटल कहोगे, यानी कि आप उसको क्रूड मेटल कहोगे, क्रूड मेटल। नाउ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इंप्योर दैट इज क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। ये इंपॉर्टेंट है, एक मार्क की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लेगा कोई व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल या डिफाइन रिफाइनिंग, तो आपको बोलना है द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इंप्योर मेटल, जिसको क्रूड मेटल भी कहा जाता है, इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है क्रूड मेटल को, उसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, आगे देखेंगे। नाउ वी हैव वन रिफाइनिंग दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये हमारे पास है, और याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब सिंपल है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से आप रिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से आप ब्रेक डाउन करोगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद आप उसको रिफाइन करोगे। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, दैट इज रिफाइनिंग बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, रिफाइनिंग बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब आपको बिजली की एनर्जी, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, और जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे आप रिफाइनिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो दिस इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब वही होता है, इलेक्ट्रोलिटिक बेसिकली इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लिटिक मतलब टू ब्रेक डाउन, किसी चीज का टूट जाना, और फिर इस दौरान अगर वो प्यूरिफाई हो रहा है मेटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टूट जाने से, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो दैट बिकम्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नाउ किसकी होगी पहले तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये संपट पढ़ना चाहिए। मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। तो जितने भी मेटल्स है, जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, आप इनकी रिफाइनिंग जनरली किससे करते हो, इलेक्ट्रोलिटिक से करते हो। अब नॉर्मली आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि ये थोड़े से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, या लीस्ट या मॉडरेट। जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो इससे नहीं होंगे, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक हो गया, या लीस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब की रिफाइनिंग आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से करोगे। कैसे होगी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, चर्चा करेंगे इसकी, इसलिए घबरना नहीं, अभी तेज नहीं बढ़ना, अपन को नॉर्मली अपन इसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। इन दिस मैथ प्रोसेस, अब देखो कैसे होगी। इन दिस प्रोसेस द इंप्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। इसमें आप इंप्योर मेटल जो होगे वो उसको आप एनोड बनाओगे, मतलब जिस मेटल को आपको साफ करना है, जिसके अंदर गंदगी मौजूद है, आप उसको एनोड का टर्मिनल पे रख दोगे, उसको एनोड खुद मान लोगे, और इसके लिए आपको पहले से कुछ 100% प्योर मेटल की एक पतली स्ट्रिप लेकर आनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम सपोज करो कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हो, तो कॉपर की तुम्हारे पास एक स्लैब होगी जो इंप्योर होगी, जिसको प्यूरिफाई करना है, उसको तो तुम एनोड बना दो। लेकिन तुम्हें मार्केट से खरीद के एक प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप ही सही, बहुत छोटा सा टुकड़ा भी ले आओगे तो काम हो जाएगा, उस छोटे से टुकड़े को लाकर कैथोड पे टांग दो, कैथोड बना दो, ये तुम्हें चाहिए रहेगा प्योर कॉपर। मतलब जिस मेटल का शुद्धिकरण तुम कर रहे हो, जिस मेटल का रिफाइनिंग तुम कर रहे हो, जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन तुम कर रहे हो, उस मेटल की रॉड को तो तुम कैथोड एनोड बना दो, उस मेटल की रॉड को तो एनोड बना दो, लेकिन उसी मेटल का एक प्यूरिफाइड पार्ट, अब ये कहां से लाओगे, तुम मार्केट से खरीद के लाओ या कहीं कुछ बनाओ, लेकिन 100% प्यूरिफाइड पार्ट, भले छोटा सा टुकड़ा चलेगा, उसको तुम कैथोड बनाओगे, ठीक है। क्यों बनाओगे अभी चर्चा करते हैं उस पर। A solution of the metal salt is used as an electrolyte। अब इसको आप एक कंटेनर में डालोगे, जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंडक्टिविटी को, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको एक लिक्विड सॉल्ट सोल्यूशन रखना पड़ेगा, एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन रखना पड़ेगा, और वो एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन जो होगा उसमें वही आयन होना चाहिए जिस मेटल को आप प्यूरिफाई कर रहे हो, मतलब वो मेटल का आयन होना चाहिए जिसको आप प्यूरिफाई कर रहे हो। सपोज करो अगर आप कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हो, अब आप अगर कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हो, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन आपको एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो गया। सपोज करो आप सिल्वर को प्यूरिफाई कर रहे हो, तो आप सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन ले लोगे, AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन ले लोगे, ठीक है।
तो ये आप इस तरीके से सपोज करो आप जिंक को प्यूरिफाई कर रहे हो, आप अगर जिंक को प्यूरिफाई कर रहे हो तो आप ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन ले लोगे। ये कहां ले लोगे? ये आप एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे। तो ऑल दीज आर बेसिकली योर इलेक्ट्रोलाइट्स, खास करके ये। तो डिपेंडिंग आप किस मेटल का प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, अपना इलेक्ट्रोलाइट उस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे, बट दिस विल बिकम एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब नमक का पानी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बनाकर रखेगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन रखेगा। ये वो लिक्विड सोल्यूशन होगा नमक का पानी जिसको आप कंटेनर में रखोगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस बिकम्स एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया? Now, on passing the current through the electrolyte के थ्रू अगर आप करंट पास करोगे, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte and an equal amount of pure and an equivalent amount of pure cathode will going to deposit on this. ये थोड़ा सा टाइपो है यहां पर, बट कोई बात नहीं। An equivalent amount of pure metal will deposit at cathode. Will deposit एट कैथोड। तो जितना एनोड में मेटल डिपॉजिट होगा, जितना एनोड से मेटल डिसॉल्व होगा, उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल जो होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा प्योर फॉर्म में। उतना ही मेटल कैथोड की रॉड पर प्योर फॉर्म में डिपॉजिट होगा। अब ये होगा कैसे वो मैं चर्चा कर देता हूं। पहले तुमको पूरा पैरेटस समझा देता हूं और एक एग्जांपल लेंगे जो एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है रिफाइनिंग का, उसी एग्जांपल से हम समझेंगे, एंड दैट इज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बल्कि तो इसके लिए हम समझेंगे कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब यहां पर समझते हुए चलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे होगी। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लोगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होगा देखेंगे यहां पर। ये मैंने कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया। ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये सेल के लिए कंटेनर ले लिया। इसमें सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो वो लिक्विड नमक का पानी, एक्वस नमक का पानी, मतलब नमक का पानी बेसिकली, और उसमें नमक में वही मेटल आयन होना चाहिए जिसको तुम प्यूरिफाई कर रहे हो। तो अभी मैं किसको प्यूरिफाई कर रहा हूं? अभी मैं कॉपर को प्यूरिफाई कर रहा हूं। तो इसमें मैं क्या लेकर चलूंगा? इसमें मैं कॉपर का नमक लेकर चलूंगा। अनडाउटेडली इसमें जो नमक होगा वो किसका नमक होगा भाई? वो कॉपर का नमक होगा। और कॉपर का कौन सा नमक होगा? ध्यान से सुनेंगे। दिस विल कंटेन कॉपर सल्फेट विच इज इन एक्वस फॉर्म। कॉपर सल्फेट ऐसे प्रूशियन ब्लू कलर का होता है, तो ये ब्लू कलर का थोड़ा सा सोल्यूशन दिखेगा, दिस इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और एक्वस मतलब पानी के साथ रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने एक रॉड ले ली जो कि मोटी रॉड होगी, विच इज ऑफ इम्प्योर कॉपर। मतलब ये वो रॉड है जिसको मेरे को साफ करना है। तो दिस इज बेसिकली एन इम्प्योर कॉपर। तो ये इम्प्योर कॉपर की रॉड है, इम्प्योर कॉपर की रॉड है, मतलब इसमें गंदगी है। और यहीं पर मैं एक पतली सी लूंगा स्ट्रिप, और कॉपर लेना है तो एक काम करते हैं अपन रेड कलर का ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, रेड कलर की रॉड ले लेते तो ज्यादा बेटर है थोड़ा सा, क्योंकि जो कलर होगा बेसिकली वो रेड ब्राउन कलर होगा, तो रेड ब्राउन कलर ही ले लेते हैं अपन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहां लिखते हैं दिस इज इम्प्योर कॉपर। तो दिस इज इम्प्योर कॉपर। और एक पतली सी रॉड लेते हैं जो कि अगेन होगी प्योर कॉपर की। ये आपको मार्केट से लानी पड़ेगी भाई, भले एक छोटा टुकड़ा ले आओ वो भी चलेगा। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा भी रख दोगे तो भी काम हो जाएगा। बट दिस इज प्योर कॉपर की रॉड। ठीक है, अब क्या करो, बैटरी लगा दो भाई। कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये खत्म। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये अपन ने बंद कर दिया, ये अपना बन गया पूरा सेल।
बस खत्म, इतना ही काम है बस। ये रॉड हो गई पॉजिटिव, ये रॉड हो गई पूरी नेगेटिव, ठीक है। ये इम्प्योर कॉपर है, हाँ ये वाली रॉड की लेबलिंग कर देते हैं, ये वाली रॉड है प्योर कॉपर की, ठीक है। दिस इज प्योर कॉपर। ध्यान से सुनना आप, ये जो प्योर कॉपर की रॉड है ये अपनी कैथोड पर बनी है, तो दिस इज कैथोड, मतलब ये जो रॉड है ये कैथोड है, और ये वाली जो रॉड है बेसिकली दिस इज एनोड। तो ये वाली जो रॉड है बेसिकली दिस इज एनोड, तो ये रॉड एनोड की हो गई, ठीक है। ये रॉड एनोड की हो गई और ये रॉड आपकी कैथोड की हो गई। अब ध्यान से सुनना, ये आपने पूरा अरेंजमेंट करके आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑन करा, मतलब अब आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास करना स्टार्ट हुआ। क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये इंप्योर कॉपर की जो रॉड है, ये जो इंप्योर कॉपर है, ये कॉपर क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहता है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहता है भैया मेरे को नेगेटिव चार्ज से प्यार है क्योंकि मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचूंगा। अपनी तरफ कैसे खींचूंगा, ध्यान से सुनना। अपनी तरफ कैसे खींचूंगा, थोड़ी सी रॉड को अपन एक काम करते छोटा कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये रॉड को अपनी तरफ खींचेगा, ये रॉड को अपनी तरफ खींचेगा, ध्यान से सुनना, सॉरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा। कौन, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि कॉपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और वैसे भी देखो ये एनोड है, एनोड पे हमेशा याद रखना बेटा, एनोड पर हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एनोड पर हमेशा एक चीज होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो एट एनोड क्या होगा, कॉपर की जो रॉड है वो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। तो जब दो इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो कॉपर बनेगा कॉपर +2, क्योंकि भैया जो कॉपर है वो अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर का +2, मतलब कॉपर का +2 बन जाएगा। ये कॉपर कहां है, सॉलिड फॉर्म में है, और किस रॉड में, इंप्योर रॉड में। तो इंप्योर रॉड से कॉपर दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और बनाएंगे कॉपर +2, तो यहां पर कॉपर +2 बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन फिर निकलेंगे तो और कॉपर +2 बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे तो और कॉपर +2 बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे तो और कॉपर +2 निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉपर +2 यहां बनते जाएंगे, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी लेता जाएगा। और बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो वो पॉजिटिव टर्मिनल बोलेगा भैया मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मैं दो इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ये कॉपर +2 क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये कॉपर +2 बोलेंगे यार हम आयंस बन गए, और अगर हम आयंस बन गए तो हम सॉलिड फॉर्म में नहीं रह सकते। तो अब हम आयंस क्योंकि बन गए और सॉलिड फॉर्म में हम नहीं रह सकते, तो चलो एक काम करते हैं, वहां चलते हैं जहां हम जैसे लोग रहते हैं। हम जैसे मतलब कॉपर +2 जैसे रहते हैं। अब कॉपर +2 पहले से कहां रहते हैं, कॉपर +2 इस इलेक्ट्रोलाइट में रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कॉपर सल्फेट एक्वस, और इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो गया है तो ये भी डिसोसिएट हो गया। किसमें डिसोसिएट हो गया, Cu+2 और SO4-2 में। तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे कॉपर +2 होंगे, यहां पर क्या होंगे, ऑलरेडी बहुत सारे कॉपर +2 होंगे और बहुत सारे SO4-2 भी होंगे। तो यहां पर बहुत सारे कॉपर +2 भी होंगे और बहुत सारे SO4-2 भी होंगे, होन दो -2। लेकिन कॉपर +2 बोलेंगे ये वाले कि यार हम जैसे लोग तो यहां पर रहते हैं, मतलब हमारे भाई बंधु यहां पर हैं, तो हम भी एक काम करते हैं, हम भी नीचे चले जाते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, नीचे डुबकी लगाएंगे। और नीचे डुबकी लगाएंगे तो सिर्फ कॉपर +2 नहीं बल्कि पूरी रॉड नीचे जाकर गलना स्टार्ट कर देगी। जिसके अंदर गंदगी भी होगी तो वो गंदगी भी नीचे आएगी, वो गंदगी भी नीचे आएगी। तो ये सब नीचे जाकर डुबकी लगाने लगेंगे, सब जाकर नीचे जाकर सेटल होने लगेंगे, क्योंकि यहां कॉपर +2 की मात्रा ज्यादा है। तो ये रॉड क्या होगी, समय के साथ पतली होती जाएगी, गल गल के पतली होती जाएगी। पतली होते होते एक टाइम आएगा जब ये रॉड पूरी तरीके से खत्म होगी। कौन सी रॉड, एनोड की रॉड, जो कि इंप्योर कॉपर की बनी है। क्योंकि यहां से दो इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए, बने कॉपर +2। कॉपर +2 बोले यार हम जैसे लोग जहां ज्यादा रहते हैं हम वहां चले जाते हैं, तो ये नीचे डुबकी मार देंगे। और ये रॉड में नीचे डुबकी मार देंगे, मतलब गंदगी भी नीचे आ जाएगी, फिर कुछ बचेगा नहीं यहां पर रॉड पर। तो ये हो गया एनोड पर, ये हो गया एनोड पर। और एनोड की रॉड समय के साथ कम होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि ये गल गल के डिसअपियर हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी।
एट कैथोड लेकिन क्या होगा, कैथोड पर क्या है, प्योर कॉपर की रॉड है पहले से, तो एट कैथोड क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, एट कैथोड, कैथोड पर याद रखना हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पर याद रखना, और ये कॉपर प्लस टू एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, कॉपर एट कैथोड हमेशा याद रखना रिडक्शन होता है, रिडक्शन कैथोड पर, और रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर कोई भी पॉजिटिव आयन आएगा और पॉजिटिव आयन आकर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहां पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कौन करेगा, ध्यान से सुनना, ये रही हमारी कैथोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब इस रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इस रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो सारे पॉजिटिव आयंस को अपने पास खींचेगा। कौन से पॉजिटिव आयंस, जो एक्सेस में यहां से गिरे। सर क्यों, सारे को क्यों नहीं खींच रहा, क्योंकि कुछ को तो SO4-2 भी खींच रहा है ना, और SO4-2 कितने +2 खींचेगा, जितने कॉपर +2 वहीं से निकले होंगे कॉपर सल्फेट से, क्योंकि ये जो CuSO4 है इससे जितने -2 निकले उतने ही +2 निकले, तो ये वाले -2 तो इस कॉपर +2 को खींच के न्यूट्रलाइज है, लेकिन ऊपर से कुछ +2 कॉपर के भी आए हैं, क्योंकि ये रॉड गली थी तो कॉपर +2 नीचे छलांग लगा गए, तो यहां पर क्या होगा, कॉपर +2 की मात्रा ज्यादा होगी, और जितने कॉपर +2 के आयन ज्यादा होंगे, जितने कॉपर +2 की मात्रा ज्यादा होगी, वो सब एक्स्ट्रा कॉपर +2 इस रॉड पर चले जाएंगे, नेगेटिव रॉड पर। क्यों, क्योंकि नेगेटिव रॉड पॉजिटिव को खींचती है, तो वो जितने एक्स्ट्रा Cu+2 होंगे, और एक्स्ट्रा कितने Cu+2 होंगे, जितने इस रॉड से नीचे कूदे, तो जितने एक्स्ट्रा Cu+2 होंगे उसको सब नेगेटिव रॉड खींचेगी। और क्यों खींचेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा Cu+2 को बोलेगी भैया तुम अभी एक्वस फॉर्म में हो, तो तुम एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को न्यूट्रल कर लो। न्यूट्रल मतलब +2 को खत्म कर दो, तो +2 खत्म होकर Cus हो जाएगा। Cus मतलब कॉपर सॉलिड, सॉलिड कॉपर, क्योंकि ये जो +2 आपको दिख रहा है, ये +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और +2 जैसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो दे बिकम न्यूट्रलाइज, दे बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि +2 में -2 आ गया मतलब 0, तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और वो बन जाएगा कॉपर सॉलिड। और ये सब कहां होगा, इस रॉड पे, मतलब इस रॉड पर आपको कॉपर का डिपोजिशन दिखेगा। तो यहां पर आप देखोगे समय के साथ ये रॉड मोटी होती जाएगी, समय के साथ, क्योंकि जितना भी कॉपर एक्स्ट्रा आया था वो सब कॉपर इस पर चिपकेगा, तो समय के साथ ये जो रॉड है, ये प्योर कॉपर की रॉड और मोटी होती जाएगी। आपने ली थी बहुत पतली सी रॉड, लेकिन ये समय के साथ मोटी होती जाएगी, क्योंकि ये क्या चिपकाती जाएगी, कॉपर +2 को बुलाती जाएगी, उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करवाएगी, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा है, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा मतलब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो बैटरी से उसको मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में, तो अल्टीमेटली वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां गेन होंगे और कॉपर बन जाएगा कॉपर सॉलिड। ये जो कॉपर सॉलिड बना है, ये याद रखना, ये प्योर कॉपर है, दिस इज प्योर कॉपर। तो ये जो बना है कॉपर सॉलिड, ये आपका प्योर कॉपर बना है, तो दिस इज प्योर कॉपर। और ये जो कॉपर था यहां पर, ये इंप्योर कॉपर था, तो एनोड में इंप्योर कॉपर चला गया और कैथोड पर प्योर कॉपर आ गया, और ये वही कॉपर आयन से जो एनोड से निकले थे कैथोड पर चले गए। अब सुनो, गंदगी का क्या हुआ, गंदगी भी नीचे डिसॉल्व हो गई थी, क्योंकि इस रॉड से निकली थी और नीचे आ गई थी, लेकिन उस गंदगी पर चूंकि कोई चार्ज नहीं था, जैसे कॉपर +2 नीचे आए थे तो उस पर +2 चार्ज था, तो वो नेगेटिव रॉड की तरफ भग गए, वो कैथोड की तरफ भग गए। कॉपर +2 क्योंकि केटायंस थे तो वो कैथोड की तरफ भग गए, लेकिन गंदगी भी तो उसके साथ आई थी नीचे, लेकिन गंदगी पे चूंकि कोई चार्ज नहीं है, तो गंदगी पर कोई फोर्स नहीं मिला कि वो किसी रॉड पर भागे। तो गंदगी क्या बोलेगी, यार हमको कोई बुला नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम नीचे जाकर सेटल हो जाएंगे। तो जिस रॉड से वो निकली है, किस रॉड से निकली है, इसी से निकली है, एनोड से, मोटी रॉड से, गंदगी यहीं से निकली है, तो वो यही नीचे जाकर सेटल हो जाएगी, और इसको हम घोषित कर देंगे एनोड मड। ये गंदगी हो गई एनोड की, तो इसको बोलेंगे एनोड की कीचड़, यानी कि एनोड की मड। तो ये हो गया एनोड मड, एनोड की कीचड़, और वो एनोड के नीचे ही जम रही है, इसलिए उसको एनोड मड पे बोल रहे हैं। तो पूरी जो इंप्योरिटी है वो एनोड मड में आ गई, वो यहां गंदगी यहां पर आ गई, तो वो गंदगी यहां पर आपको मिल जाएगी। बाकी सारी चीजें आपको वहां मिलेगी, कहां पर, कैथोड पर, जो कि एक प्योर कॉपर है, और ये रॉड मोटी होती जाएगी, और जो एनोड की रॉड है, जो इंप्योर कॉपर की रॉड है, वो समय के साथ पतली होते होते गल जाएगी। अब ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखोगे तो दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दोगे, जब दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे तो -2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, और -2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा Cus, ये वाला जो कि एक इंप्योर कॉपर है,
जो कि एक इम्प्योर कॉपर की रॉड है, प्लस Cu+2, ये Cu+2 हो गया एक्वस वाला, गिव्स यहां पर Cu+2 एक्वस भी है, तो ये Cu+2 एक्वस हो गया, और ये प्लस हो गया Cu सॉलिड, और ये Cu सॉलिड जो हो गया ये हो गया प्योर कॉपर। तो अल्टीमेटली आप देखो जो इम्प्योर कॉपर सॉलिड है वो इम्प्योर कॉपर सॉलिड अपने आप को प्योर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो इम्प्योर का कॉपर सॉलिड है, ये इम्प्योर कॉपर सॉलिड अपने आप को प्योर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इम्प्योर कॉपर से ये बना रहे हैं क्या, प्योर कॉपर। तो दिस इज प्योर कॉपर सॉलिड, ये बन गया। और वो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये प्रोसेस पता है क्या है, कुछ नहीं है। यहां से कॉपर की रॉड नीचे गल के कॉपर आयंस गए, और कॉपर आयंस यहां माइग्रेट करे, भागे और इधर जाकर चिपक गए। यहां से नीचे गए, डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर अपने पाप गंदगी धोई, और फिर यहां से बाहर निकल गए। तो यहां से वो नीचे गए और यहां से आगे बढ़े और डुबकी लगाकर फिर यहां से बाहर निकल गए। यहां से डुबकी लगाई, यहां से बाहर निकल गए। तो अल्टीमेटली वो होता है ना, जैसे तुमने क्या किया, तुमको नहाना था तो गंगा जी में गए, नीचे डुबकी लगाई, 2-4 कदम तुम आगे बढ़े और 2-4 कदम आगे बढ़कर बाहर निकल गए। तो तुम्हारी सारी गंदगी जो है वो निकल गई और तुम प्योर बन के बाहर निकल गए। यही चीज कॉपर ने किया। यहां से रॉड डुबकी लगाएगी, डुबकी लगाकर आगे गई और फिर आगे जाके यहां से वो बाहर निकल गई। तो कहां से डुबकी लगाएगी, एनोड से वो निकलेगी और कैथोड पे जाके जम जाएगी। बस इतना ही होगा। बाकी जितने कॉपर आयंस पहले से CuSO4 में थे वो यहीं रहेंगे, SO4-2 भी यहीं रहेंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट में घूमते रहेंगे। तो ये चीज आपको यहां पर मिलेगी। तो इसमें याद रखेंगे, जो कैथोड होगा वो होगा प्योर कॉपर की स्ट्रिप। ये पूछते हैं, कैथोड जो होगा वो प्योर कॉपर की स्ट्रिप, जो एनोड होगा वो इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप, वो इम्प्योर कॉपर होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उस मेटल का ही होगा, सॉल्ट, जिस मेटल को तुम्हें प्यूरिफाई करना है। जैसे कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन ले लो, तो ये CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज पूछते हैं कि इनमें से कौन सी रॉड हमने किस तरीके से ली है, एनोड किससे क्या लिया है, कैथोड क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है। तो ये क्लियर होना चाहिए। कैथोड लिया है प्योर कॉपर, एनोड लिया है इम्प्योर कॉपर, और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो हमने लिया है कॉपर सल्फेट का। क्लियर हो गया पूरी चीजें, रिएक्शंस पूरी चीजें क्लियर हो गई। बस अब यही चीज आपको रिटर्न फॉर्मेट में समझाई गई है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी। क्या करेंगे, इस खूबसूरत से चित्रकारी का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहां पे। अब यहां पर स्क्रीनशॉट के बाद आगे की पार्ट देखते हैं। आगे यही सब चीजें समझाई गई हैं। The method used for refining depends upon the nature of the metal and the nature of the impurities present। तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, वेपर फेज लगाना है कि जोन लगाना है कि इलेक्ट्रोलिटिक लगाना है, ये डिपेंड करता है किस मेटल को आप प्यूरिफाई करने निकले हो। अगर मॉडरेट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को लेकर चले तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। The most commonly employed method for the purification of metal is electrolytic refining। तो electrolytic refining आप ले सकते हो। बात हम कर चुके हैं कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड, निकल, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड एटसेट्रा आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, इससे प्यूरिफाई कर सकते हो। इन दिस मेथड एज द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्यों, क्योंकि आप इसमें बिजली का करंट यूज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हो और आप ब्रेक डाउन कर रहे हो। आप इस रॉड को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। तो आप जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी चीज को तोड़ते हो तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इस दौरान अगर कोई प्यूरिफाई हो रहा है तो उसमें रिफाइनिंग वर्ड और जोड़ दो, तो बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, आगे देखेंगे। ये देखो, यही वो डायग्राम है जो मैंने अभी बनाकर समझाया है, यही वो यहां पर बनाया है। बस यहां पर अंतर इतना है, कैथोड इस साइड कर दिया, एनोड इस साइड कर दिया, उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पतली सी रॉड होगी वो होगी ये वाली कॉपर की प्योर, और एनोड पर जो रॉड होगी वो होगी मोटी कॉपर की रॉड जो कि इम्प्योर होगी। ठीक है, यहां से कॉपर+2 देखो निकल रहे हैं और यहां भाग रहे हैं, दिख रहा है कॉपर+2 यहां से निकल रहे हैं, कॉपर+2 आयंस, और इस तरफ भाग रहे हैं। तो ये रॉड पतली होती जाएगी और ये रॉड समय के साथ मोटी होगी, क्योंकि कॉपर आयंस यहां चिपकेंगे, और कॉपर आयंस यहां चिपक के क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो ये रॉड पर आपको कॉपर मिल जाएगा। बाद में इस रॉड को निकाल लेना, वो आपकी कॉपर होगी। गंदगी का क्या होगा, गंदगी नीचे जाकर सेटल हो गई। ये देखो गंदगी पड़ी हुई है, इसी को आप क्या बोलते हो, एनोड मड। तो दिस इज इंप्योरिटी कॉल्ड एज एनोड मड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बात करते हैं फिर। तो इस इमेज का स्क्रीनशॉट इसलिए बोल दिया भाई कि अगर तुमको वो इमेज समझ में नहीं आए, मेरी नक्काशी, क्योंकि यह बहुत हौच-पौच हो गया होगा समझाते समझाते, तो फिर तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बस अंतर इतना है कि कैथोड मैंने यहां बनाया था, एनोड वहां बनाया था।
तो तुम चाहो तो वैसा बना लो, नहीं तो ऐसा भी बना लोगे तो चलेगा। बस मुद्दे की बात यह है कि कैथोड पे आपका प्योर कॉपर जमा होगा और एनोड आपका इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व करेगा। तो एनोड पहले से स्टार्टिंग से मोटा रॉड लेकर चलना पड़ेगा जो समय के साथ गल गल के खत्म होगा, और जो कैथोड होगा क्योंकि वहां नया कॉपर मिलेगा तो पहले से कुछ कॉपर लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, कॉपर बुलाएगा नहीं उसको। तो जो नया कॉपर जो एकदम प्योर कॉपर है वो छोटा से थोड़ी सी मात्रा में ही सही वो कैथोड पे लाना पड़ेगा, जहां पर वो क्या करेगा, कॉपर और कॉपर आयंस को बुलाकर वहां पर रिड्यूस करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो जनरल प्रोसीजर, वही सारी प्रोसीजर्स को बताया होगा डिटेल में, तो पढ़ते हुए चलेंगे। द इम्प्योर मेटल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लॉक मेड ऑफ द एनोड। इम्प्योर मेटल को क्या लेना है, एनोड की थिक ब्लॉक लेना है। इन द इलेक्ट्रोलिटिक बाथ और टैंक, उसको वो जो टैंक बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रोलिटिक बाथ भी बोल सकते हो, बाय कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अ थिन प्लेट, थिन प्लेट बहुत पतली सी प्लेट लेनी पड़ेगी प्योर मेटल की, जिसको आप कैथोड बनाओगे बाय कनेक्टिंग इट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आप उसको क्या करोगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। A suitable water soluble salt of the metal is taken as electrolyte। याद रखना, वाटर के साथ ही लेना है, तो पानी में जो घुल जाए वो नमक लेना है, और नमक में जो मेटल आयन होगा ना वो वही मेटल होना चाहिए जिसको तुम प्यूरिफाई करने निकले हो। जैसे तुम कॉपर को प्यूरिफाई करने निकले हो तो कॉपर सल्फेट ही लेना, ये नहीं कि जिंक सल्फेट लेकर बैठ गए, नहीं, आपको कॉपर का ही आयन लेना पड़ेगा, तो कॉपर सल्फेट ले लिया। हाँ, जिंक को प्यूरिफाई करते तो जिंक सल्फेट लेते। ठीक है, इट्स सोल्यूशन इन वाटर इज टेकन इन द इलेक्ट्रोलिटिक बाथ और टैंक। तो पानी के साथ आप उसको क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक या बाथ में रखोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये पूरा आपको बताया कि कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। ये रिएक्शंस यहां पर देखो आप, एनोड पर मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में जा रहे हैं, और मेटल आयंस क्या हो रहे हैं, नीचे गलकर आ रहे हैं। तो नीचे गलकर आ रहे हैं मतलब पानी के अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में आ रहे हैं। वहां पर एट कैथोड पर क्या होगा, जो मेटल आयंस नीचे पानी में है फ्रॉम सोल्यूशन, ये फ्रॉम सोल्यूशन, और कौन से एक्स्ट्रा आयंस, मतलब यही वाले आयंस जो गिरे हैं नीचे, वो कैथोड से एक फोर्स मिलेगा उनको, और वहां कैथोड पर भागकर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो कैथोड पर पहुंच गए ये Mn+ और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। N+ इसलिए लिखा है क्योंकि हर मेटल के जो वैलेंसी होती है वो अलग होती है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। जैसे सोडियम +1 होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर मैंने N लिख दिया, तो Mn+ बन रहा है तो N इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और M मेटल एटम में कन्वर्ट होगा। ये मेटल एटम याद रखना कहां कन्वर्ट होगा, दिस विल बी एट कैथोड। तो ये मेटल सॉलिड आपको कैथोड पर मिलेगा, तो क्योंकि रिएक्शन कैथोड पर है। ठीक है, और यहां देखो, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर याद रखना हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको आप ऑक्सीडेशन कहते हो, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर देखो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप रिडक्शन कहते हो। ये बात हम कर चुके हैं पहले ही, इसको ऑयल रिग बोल सकते हो आप, ऑयल रिग, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑयल, रिडक्शन इज गेन रिग इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड पासेस इनटू द सॉल्यूशन। जो प्योर मेटल होगा वो एनोड में, एनोड से सॉल्यूशन में चला जाएगा आयन बन के, in the form of metal ions, and an equivalent amount of metal ions from the solution are deposited as pure metal on the cathode। और उतना ही अमाउंट, जितने आयंस एनोड से सॉल्यूशन में जा रहे हैं, उतने ही आयंस सॉल्यूशन से कैथोड पर भी भागेंगे। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आए थे सॉल्यूशन में, अब वो आयंस क्या करेंगे, कैथोड से एक फोर्स मिलेगा उनको, तो कैथोड की तरफ जाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो वो बन जाएंगे कैथोड की तरफ जाकर प्योर कॉपर। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट। ये स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहां पर तुमको रिएक्शंस भी लिखी हुई है, और M और N के टर्म्स में हमने जनरल रिएक्शन लिख दिया है यहां पर। ठीक है, आगे देखेंगे। द सॉल्युबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट, द सॉल्युबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द इम्प्योर मेटल पासेस इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होगी वो क्या करेंगी, सॉल्यूशन में पास होंगी, वेयर एज इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज फॉल बिलो द एनोड एज एनोड मड। जो इंप्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, नीचे जम जाएंगी। जो पानी में घुल सकती हूँ पानी में घुल चुकी होंगी, और जो पानी में नहीं घुलेंगी इनसॉल्युबल, वो एनोड में नीचे ही जम जाएंगी एज एनोड मड और एनोड स्लज।
तो आप एनोड मड भी बोल सकते हो, ये भी एक वर्ड है एनोड स्लज, तो आप उसको कीचड़ भी बोल सकते हो एनोड की। Thus, as the electrolysis proceeds, the size of the anode keeps on decreasing. एनोड का साइज जो इंप्योर कॉपर की रॉड है वो पतली होती जाएगी और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, while that of the cathode keeps on growing, और कैथोड की जो रॉड है, जो पतली रॉड पहले से ली थी प्योर कॉपर की, वो क्या होती जाएगी, समय के साथ मोटी होती जाएगी, यानी कि वो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। To understand the process more clearly, let us take the example of electrolytic refining of copper. तो वो electrolytic refining of copper का example ही लिया उनने, पहले in general metal किया था, लेकिन अपन ने भी जो example लिया वो copper का ही लिया था, ठीक है। The block of impure copper is made as anode. A thin plate of copper is made of as cathode. A solution of copper sulfate acidified with dilute sulfuric acid is taken as the electrolyte. देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का लेना है CuSO4, बट उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दो एसिडिफाइड H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जल्दी से कॉपर सल्फेट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, ताकि जल्दी से कॉपर +2 बन जाए और SO4 -2 बन जाए। जितनी जल्दी से ब्रेक डाउन होंगे उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, इसलिए उसको जल्दी ब्रेक डाउन, जल्दी आयंस में बनाने के लिए आपने उसमें एसिड भी मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में, इलेक्ट्रोलाइट के साथ। On passing electric current, the pure copper from the anode passes into the solution as Cu+2 ions. एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कॉपर सॉलिड जो इंप्योर है, दिस इज इंप्योर, क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, बैटरी को देगा 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर +2 में चला जाएगा। सो इट विल गोइंग टू गिव यू कॉपर +2 सॉल्यूशन में। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर +2 आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड एज प्योर कॉपर। कॉपर +2 जो है सॉल्यूशन में से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कॉपर एटम में कन्वर्ट होगा, ये होगा प्योर, ये होगा कैथोड पर कन्वर्ट, तो ये प्योर कॉपर में कन्वर्ट होगा। सेम चीज है, यही चीज अपन ने पढ़ी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, ठीक है। Thus, as the electrolysis proceeds, anode becomes thinner whereas cathode becomes thicker. एनोड की रॉड पतली होती जाएगी, कैथोड की रॉड मोटी होती जाएगी। फर्दर, इंप्योर कॉपर यूजुअली कंटेन्स द इंप्योरिटीज ऑफ आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कॉपर की जो रॉड है उसमें इंप्योरिटीज होगी आयरन, सिल्वर और गोल्ड की भी। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू फेरस आयंस व्हिच रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। अब जो इंप्योरिटी होगी उसमें याद रखना आयरन की भी इंप्योरिटी होगी, तो आयरन भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Fe+2 बन जाएगा, लेकिन Fe+2 उस रॉड पर नहीं जाएगा क्योंकि वो रॉड कॉपर की है, कैथोड की। तो कैथोड की रॉड जो कॉपर की है वो सिर्फ कॉपर आयंस को बुलाएगी, इसलिए नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कैथोड पर कॉपर तो जा ही रहा है, साथ में आयरन भी चला गया। तो जो कॉपर की रॉड पर प्योर कॉपर मिलना था वहां कॉपर और आयरन दोनों मिल रहे हैं, और कॉपर और आयरन दोनों मिल रहे हैं, तो फिर काई की रिफाइनिंग हुई, आयरन तो वापस आ गया। तो इसलिए हमने ना रॉड कॉपर की ली थी, कैथोड की जो रॉड ली थी जिसको हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसी का प्योरेस्ट फॉर्म हमने पहले से कैथोड पे ले रखा है, क्योंकि वो अपना वाला ही अपनों को बुलाएगा। तो कॉपर कॉपर को ही बुलाएगा, जिंक को नहीं बुलाएगा, ठीक है, या आयरन को नहीं बुलाएगा। तो आयरन क्या करेगा, एनोड से निकलेगा जरूर क्योंकि उसमें इंप्योरिटी के फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो पानी के अंदर ही डिसॉल्व रहेगा Fe+2 के आयंस बनके, मतलब वो पानी के अंदर ही घूमता रहेगा Fe+2 के आयंस बनके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये अपन ने अभी समझा है। तो Fe+2 वहां नहीं जाएगा कैथोड पर, क्योंकि कैथोड की रॉड जो है वो कॉपर की रॉड है, प्योर कॉपर की, तो सिर्फ कॉपर आयंस को बुलाएगी। Fe+2 आयंस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में ही रह जाएंगे। The impurities of silver and gold which are less reactive than copper do not undergo oxidation and falls below the anode as and in such a form as anode mud। जबकि जो गोल्ड की impurities हो गई या कोई और मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, सिल्वर और गोल्ड, वो आयंस ही नहीं बनाएंगे, तो वो नीचे जाकर इनसॉल्युबल रहेंगे, यानी कि एनोड के नीचे जाकर एनोड मड बन जाएंगे। तो वो एनोड मड बन के नीचे रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो उनको कोई फोर्स ही नहीं मिलेगा, तो वो नीचे जाकर जम जाएंगे। क्लियर हो गया। तो दिस इज अबाउट द एनोड मड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एनोड मड में क्या क्या होगा वो सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे लास्ट, वी ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर नॉट ओनली प्यूरिफाइज द मेटल बट आल्सो गिव्स प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर इन द नेटिव स्टेट एज एनोड मड। तो इसका एक और फायदा है, एनोड मड में जो कीचड़ है उसको भी मत फेंकना कीचड़ समझ के, क्योंकि अगर कॉपर में गंदगी गोल्ड और सिल्वर की हुई तो एनोड मड आपको गोल्ड और सिल्वर दे देगा, तो वहां पर एनोड मड में भी आपको गोल्ड और सिल्वर दे देगा। तो यहां तो आपको प्योर कॉपर मिल ही गया, साथ में एनोड मड में गोल्ड और सिल्वर भी मिल गए नेटिव स्टेट में, तो वहां से गोल्ड और सिल्वर बस अलग करना होगा, लेकिन एनोड मड भी अपने काम का हो जाएगा, क्योंकि वहां से भी हमको प्यूरिफाइड होकर मेटल मिल गया। भले कॉपर नहीं मिला, कॉपर की गंदगी के अंदर गंदगी के रूप में जो मेटल था वो मिल गया, लेकिन वो भी मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें। एनोड मड की इंपॉर्टेंस बताइए,
एनोड के नीचे जो कीचड़ है उस कीचड़ की इंपॉर्टेंस बताइए। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा पार्ट 5 मेटलर्जी का, यानी कि रिफाइनिंग का, जिसमें हमने आखिरी बार मेटल को प्यूरिफाई कर लिया है। और अब जो प्यूरिफाइड मेटल है ये 100% तो खैर नहीं बोलते, 99% तक प्यूरिफाइड है। और अब आप इसको कमर्शियली या डोमेस्टिकली इसका यूज कर सकते हो। तो ये जो अब आपको मेटल मिला है ये पूरी तरीके से यूजेबल है, आप इसका कमर्शियल लार्ज स्केल पर यूज कर सकते हो। और यहां पर खत्म होता है हमारा पूरा मेटलर्जी का पार्ट। तो मेटलर्जी के 5 वीडियोस हम लोगों ने बनाए, 5 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया है, जिसमें पहला पार्ट था माइनिंग और आखिरी पार्ट था रिफाइनिंग, जिसका आज हमने डिस्कशन किया है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज, हर बार मैं कहता हूं, कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं। कमेंट में हम रिप्लाई भी कर रहे हैं आजकल, और अगर कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं मिले तो थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि आपको डेफिनेटली हम वीडियो में आकर उनका जरूर रिप्लाई करेंगे। कभी लाइव सेशंस लेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, वहां पर आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। लेकिन आप कमेंट्स करना ना छोड़े। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई है, या कोई वीडियो में कोई चीज आपको खराब लगी है, कोई फीडबैक देना चाहते हो, या तुम्हें कुछ अच्छा भी लगे, तो हर अच्छा बुरा चीज अपना फीडबैक जरूर दे, कमेंट के थ्रू, कमेंट पर जाकर पोस्ट जरूर करें। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया किस चीज का वेट कर रहे हो? चैनल खुद भी सब्सक्राइब करो। चैनल का लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर, जितने तुम्हारे दोस्त यारों के व्हाट्सएप ग्रुप है, स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, मम्मी की किटी पार्टी के, पापा के ऑफिस के, भैया के यूनिवर्सिटी के, दीदी के कॉलेज ग्रुप के, सब जगह पर जाकर इसको पोस्ट करो। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक चैनल को शेयर करें। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।